तब तक आपने देखा ठाकुर सदन में घट रही अजीब घटनाओं से पूरा ठाकुर परिवार डरा हुआ है और माधव को उसकी स्वर्गवासी पत्नी चित्रा की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी ओर माधव की सौतेली मां नीलांबरी माधव की दूसरी शादी करवाकर उसकी बीवी को मिलने वाली जायदाद को अपने परिवार की खुशी के लिए माधव चित्रा की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए तैयार हो जाता है। माधव की बचपन की दोस्त वैदेही उसे मिलने उसके पास आ जाती है, पर आते ही अस्थि विसर्जन कलश गिरा देती है, जिससे चित्रा की आत्मा बाहर आ जाती है। आगे कहाँ कब कितना दिमाग लगाना है, उसके लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। यूं नहीं कि उठकर कोई भी घटिया हरकत करो और अपने आप को होशियार समझो। होशियारी वो कर रहा है माँ। आपका प्लान तो आगे बढ़ने से रहा, ना वो दूसरी शादी करने को मान रहा है ना आपकी बातें मानता है। मुझे तो लगा तो उसके मरने के बाद झूठे आंसू बहाकर आप मनी मन खुश होंगे, मुझे शाबाशी देंगे कि वाह तूने क्या काम किया, लेकिन आपने मुझे ही थप्पड़ जड़ दिया माँ। अरे हरकत थप्पड़ खाने वाली की तो थप्पड़ ही मारूंगी ना, आरती उतारूंगी तेरी। 25 साल से दुनिया के सामने उसे अपना बेटा मानती आई हूँ मैं। इस हवेली को पाने के लिए तुम्हारी इस माँ ने बड़े त्याग दिए। तेरी ये माँ उसकी माँ बनकर घूमती है दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि सौतेली माँ होने के बावजूद कितना प्यार करती है माधव को। इतनी बड़ी हवेली हासिल करने के लिए ना विश्वास जैसी छोटी सी चीज हासिल करना बहुत जरूरी है। तुम सब तो जानते हो कि पूरी जायदाद माधव की बीवी के नाम पे है, और माधव की बीवी तो है नहीं। जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती हम सबको शांत रहना होगा। खबरदार माधव को कुछ भी हुआ तो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो ये जायदाद हवेली किसके पास जाएगी तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे पास तो जरूर नहीं आएगी। और तुझे जो ये लगता है ना कि उसे मारकर तू बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, तो इतना आसान नहीं है बेटा। 1 मिनट लगेगा पुलिस केस बनने में, फिर ख्वाब देखना हवेली के और नींद लेना हवालात में। इसलिए खबरदार जो तू माधव के आसपास भी दिखाई दिया तो। वो तो अच्छा हुआ उसकी बचपन की दोस्त वैदेही आ गई, वरना गोली होती माधव के अंदर और तू होता हवालात के अंदर। आजा बेटा, अंदर चल। आज से तेरे दोस्त का घर तेरा घर। क्या दोस्त काका, एक बार भी उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, और मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक माधव मुझे खुद नहीं बुलाएगा। जैसे बचपन में बुलाता था, ए बावरी बूच कहाँ जा रही है, अंदर आजा, तुझे बाजरे की रोटी खिलाता हूँ। और अब देखो, एक बार पलट के देखता तक नहीं है। अभी वो बहुत परेशान है ना बेटा, और फिर देख ये मेरा भी तो घर है ना। मैं कह रहा हूँ अंदर चल, वैसे भी लग रहा है तूफान आने वाला है। चल चल अंदर चल। नहीं काका, अगर माधव जिद्दी है तो मैं डबल जिद्दी हूँ। जब तक वो नहीं बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगी। चलो अंदर।
अच्छी फिल्म बनेगी। मैं बनाऊंगा ना। हाँ अरे देखना तुम, ऐसी पिक्चर बनेगी कि एक मिनट। अरे बनवारी काका, खिड़कियां बंद करो, कितनी आवाज चल रही है। अरे मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, हैं? ओके। अरे ये खिड़की भी ना, ये भी खुली हुई है। एक तो ये माधव बच गया, ऊपर से माँ मुझ पे ऐसे चिल्ला रही थी, मन तो किया उन्हें ही उड़ा दो। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। लगता है हवा का बहाव कुछ ज्यादा है, इसलिए सब कुछ गिर गया नीचे। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। माँ मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं? हाँ पूछ क्यों रहे? क्या हुआ? थक गया है? मन विचलित हो रहा है ना? मन अशांत है क्योंकि चित्रा की अस्थियों का विसर्जन ठीक से नहीं हुआ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पता नहीं वो लड़की अचानक कहां से आ गई। और खैर जो हुआ सो हुआ। माधव मैं सोच रही हूँ कि चित्रा बहू की आत्मा की शांति के लिए मैं 2 दिन तक अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगी। वैदेही की गलती की सजा आप क्यों भुगतेंगी? और खाना पीना छोड़ देने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा। वैदेही की वजह से जो कुछ भी परेशानी हुई है, उसकी वजह से मेरी माँ क्यों परेशान होगी? ठीक कह रहे तू, किसी और की वजह से हम क्यों परेशान हो। हाँ वैसे भी 2-3 दिन की तो बात है, कुछ ही दिनों में वो चली जाएगी। लेकिन तू मन मत खराब कर, ये सोच सोच कर परेशान मत होना कि उस लड़की की वजह से चित्रा बहू की अस्थि का विसर्जन ठीक से नहीं हुआ। जा जाकर आराम कर। आप भी आराम करिए। और यहाँ नीचे कांच पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं किसी को भेजता हूँ साफ करने के लिए। तेरी दादी से कहा था बिल्कुल चिंता मत करना, अच्छे से ध्यान रखूंगा। और पहले दिन ये चोट लग गई। आपको चोट का बुरा लग रहा है कि दादी का डर? ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन माधव कैसे ठीक होगा? कैसे मनाऊं माधव को? मुझसे चित्रा दीदी की अस्थियों का कलश भी गिर गया। उसे मनाने के लिए कोई मरहम पट्टी नहीं है क्या काका? कुछ खा पी ले, दिमाग पर जोर बाद में डालना। काका
अब मेरी चिंता मत कीजिए, जब पेट में गुड़गुड़ होगी ना तो मैं अपने आप रसोई में जाके कुछ खा लूंगी। और वैसे भी आपको पता है मैं पूरे गांव को संभालती थी, तो अपना ख्याल भी रख लूंगी ना। और फिर ये दिए है ना दादी ने गणपति महाराज, बाकी सब ये संभाल लेंगे। बस माधव को कैसे मनाना इसका कोई तरीका निकल जाए। और मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए तो आई हूँ ना काका, जब तक मैं अपने रूठे हुए माधव को नहीं मना लेती ना तब तक ये पेट के चूहे शांत नहीं होंगे। उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। तभी तो बचपन से कहती आई हूँ, किसी को दिखे अल्लाह किसी को दिखता रब, मुझको मेरा दोस्त दिखे जिसका नाम है माधव। जैसे मेरा दोस्त हो गया ना काका, वैसे उसे ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगी उसकी बावरी बूच। भगवान करे तो जल्दी ही कोई तरकीब ढूंढ ले बेटा। चित्रा बहू के जाने के बाद मानो सब कुछ भूल सा गया माधव। बस मैं तो यही चाहता हूँ तू ही उसकी उस हंसी उस मुस्कान की वजह बने। मिल गया उपाय। ये लड़कियां क्यों आई है? मैं ही लेकर आया हूँ। ब्रिजेश की मौत के बाद वैदेही की दादी उसके लिए सब कुछ थी। अब उनकी उम्र हो गई है और इसका मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। तो कहाँ जाती बच्ची? आप एक काम क्यों नहीं करते? बाहर जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ठाकुर सदन, उसे मिटाकर धर्मशाला या सार्वजनिक सदन क्यों नहीं कर देते? कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर में आ जाए और आप चाहते मैं उसका आदर सत्कार करूं, तो ये आपकी सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये घर मेरा भी है नीला। अच्छा, ये मेरे लिए नई खबर है। मैं तुम्हारा ठीक से अस्थि विसर्जन भी नहीं कर पाया। काश मेरे पास भी ऐसा कोई दिया होता जो मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर कर देता। तुम्हारे जाने के बाद बहुत अंधेरा हो गया है। लेकिन अब बस मुझे इसी अंधेरे में रहना है, तुम्हारी यादों के साथ।
कौन हो? कौन हो? जोर मत समझना मुझे। वैसे ही नाम मेरा, समझे? मैं गाँव का संभाल लेती हूँ, तुम क्या चीज हो? अरे रुक जा यार, छोटी थी तब भी ऐसे करती थी, अब तो माफ कर दे मेरी माँ। छोटी थी मतलब? कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि मैं बचपन में लोगों को कंबल में लपेट के मारा करती थी? हाँ, अरे मुझे नहीं पहचान रही हो? अरे मैं माधव का बेस्ट फ्रेंड, उसका इकलौता यार। एक लाइन में बोला जाए तो उनकी लाइफ की रोशनी, लालटेन। लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन। कैसे हो? कैसे हो? पीटने के पहले नहीं पूछ पा रही थी? अच्छा एक बात बताओ, माधव को पहचानने में तो सेकंड ना लगे तुम, और लालटेन को पहचानने में इतनी बड़ी भूल? माधव है मेरा दोस्त, मेरे बचपन का साथी। उसे पहचानने के लिए मुझे आंखों की या दिमाग की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ पहचान तो लिया तुमने, लेकिन वो तुम्हें कहाँ भाव दे रहा? मैंने देखा कि किस तरह तुम पे बरस पड़ा। हाँ तो क्या हो गया, दोस्तों का तो काम ही होता है ना बरसना। और जब मैं गलती करूंगी तो बरसेगा ना, नाचेगा तो नहीं मेरे साथ। और वैसे भी उसके गुस्से का ना एक उपाय ढूंढ लिया मैंने। हटो यहाँ से। पिपनी, इसको बजाने वाली है तू? इसको बजा के माधव का गुस्सा शांत करेगी तू? हाँ, इसको बजाने से जो धुन निकलेगी ना, उसके बचपन की खुशबू वाली, उसे सुनने से मेरे माधव का गुस्सा पल भर में शांत हो जाएगा। देख लेना। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? और आप इतने घबराए हुए ऐसे क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। मैंने उधर देखा, आपने देखा? मैंने भी देखा कल। बताए क्यों नहीं? मैं तब से आप सबको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सच में भूत है यहाँ। क्या हुआ? अब मुझे लगा हम सब ने जो नाटक प्लान किया था वो अब वो बता रही है। नहीं, सच में यहाँ पे कुछ है। क्या हुआ? फिर से वो देख लिया क्या? वो भूत? पता नहीं, भूत है चुड़ैल, पर जो भी है तुम्हारे पीछे जानू वाले के हाथ मुझे साथ देख भी लोग आज बचा लो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उठा बेगी बिल्ली की तरह खड़े हो दामाद जी। याद रखना, हमारे बीच की बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, वरना ये भूत भूत का तो मुझे पता नहीं। जिस दिन मेरी सटकेगी ना, तुम सबको धो धो के छकड़े भूत जैसे कर दूंगी मैं। वैदेही को हमारे भूत वाले ड्रामे का पता नहीं चलना चाहिए, समझ में आया? माधव का कमरा। चित्रा दीदी, आप कितनी सुंदर हो, आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है। पहले तो आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आज देख लिया कि आप कितने सुंदर हो दीदी। आपको पता है दीदी, पहले जब माधव गुस्सा होता था ना, तो हम ये बजाते थे, और एक धुन है जिसे सुनकर माधव का गुस्सा शांत हो जाता है। हम अभी आपको सुनाते हैं। कौन है? माधव, वो
अपनी अकल गांव में छोड़ के आई हो या अभी भी बचपन में जी रही हो? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही? तुमको समझ में भी आता है तुमने किया क्या? चित्रा का अस्थि कलश गिरा दिया और उसके बाद ये सब। और ये क्या पीपरी बजा के इरिटेट कर रही हो तुम मुझे? क्यों गुस्सा दिला रही हो? माँ को भी चोट पहुंचाई, कम से कम मर चुकी है मेरी बीवी, कम से कम उसे चैन से शांति मिलने दो। और जाओ यहां से। नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त, ना तुम ना कोई और। माधव, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस यहाँ। नहीं जाओगी ना तुम? ठीक है, मैं ही चले जाता हूँ। सॉरी चित्रा दीदी, मेरी वजह से आपका अस्थि विसर्जन भी ठीक से नहीं हो पाया। माधव को इतने दिनों बाद देखा ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही खुश हो गई और गलती से आपकी अस्थियों का कलश गिर गया। वो माधव बहुत नाराज है ना, तो सोचा बचपन वाली धुन बजाकर उसका गुस्सा शांत कर देंगे पहले की तरह। लेकिन अब तो वो पहले से भी ज्यादा नाराज हो गया। आप नहीं हो ना यहाँ दीदी, इसलिए वो इतना गुस्सा करता है। आप यहाँ होते तो मेरा दोस्त हमेशा खुश रहता, हमेशा हंसता। जैसे शादी के बाद आप उनकी परछाई बनकर रहे होंगे ना दीदी, हम बचपन से उनकी परछाई बनकर रहे हैं। और आज एक परछाई दूसरी परछाई से वादा करती है कि हम हमारे दोस्त को ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहने देंगे, उसे ठीक होना ही होगा। वो धुन सुनकर उसे पहले की तरह झूमना होगा। हम आपसे वादा करते हैं दीदी। अस्थि विसर्जन हो गया। इतना कुछ हो गया पूरे दिन में। अब जाके आराम करने का वक्त मिला है। ये मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी एकदम ठंडी, कभी बारिश, कभी तूफान। ये माधव ना मुझे बोलता है जाने के लिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक माधव के चेहरे पे हंसी नहीं लौट आती। कब तक गुस्सा रहेगा मुझसे? कब तक ऐसे करेगा? बोलता है दिमाग गांव में छोड़ के आई है क्या, और पहले बोलता था दिमाग है भी या नहीं। इसको मैं बताती हूँ कितना दिमाग है इसकी बावरी बुश में। माधव
ऐसा लगता है कि दुख और परेशानी को ना चेहरे पे लपेट के ताला लगा के और चाबी रेत में फेंक दिया। कोई बात नहीं, ये है ना, ये बनेगी उस ताले की चाबी। अब देखना कैसे माधव की पसंद की खुशबू अपना कमाल दिखाती है। कहीं कोई बिग रेड हॉरर पिक्चर तो नहीं देख ली सासू माँ ने? हाँ माँ, दरवाजा खोलिए माँ, दरवाजा खोलिए माँ। बर्फ? ये सासू माँ इस मौसम में बर्फ क्यों मांग रही है? कहीं ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करने लगी? शायद इसलिए मांग रही हो। माँ, सासू माँ। मम्मी, मम्मी खोलो ना मम्मी दरवाजा, मुझे ठंड लग रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। बच्चा, भैया प्लीज कुछ करो ना भैया। हाँ माँ, दरवाजा खोलिए माँ, हाँ दरवाजा खोलिए माँ। आप लोग दरवाजा खोल क्यों नहीं रहे? माँ चिल्लाई जा रही है। भैया देखिए ना, दरवाजा नहीं खुल रहा है भैया। पता नहीं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, माँ बस चिल्लाई जा रही है अंदर से। फिर कोई नया नाटक है ये नीलांबरी का। बच्चा, माँ, माँ, बच्चा। संग्राम, दरवाजा तोड़ दो। हाँ भैया। हुआ क्या? क्या हुआ? आप कांप क्यों रही हैं? माँ, 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 हुआ क्या? माँ, उठिए, उठिए, माँ मैं आ गया हूँ ना। मम्मी, मम्मी क्या हुआ बोलो ना। हाँ, पर आप इतना बर्फ बर्फ क्यों बोल रही थी सासू माँ? हाँ हुआ क्या? मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने एसी ऑन किया। एसी ऑन किया तो तापमान धीरे धीरे नीचे जाता गया, शून्य से भी कम हो गया और एकदम से हर जगह बर्फ जम गई। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, सब कुछ ठीक है आपके एसी में, और वैसे भी आपने 15 दिन पहले इसकी सर्विस करवाई थी। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ हमें शौक है आधी रात को एसी रिपेयर करने वाले को हमारी हवेली में आमंत्रित करने का। जब मैंने कहा ना कि एसी का तापमान नीचे गया था, मतलब गया था।
साहब, आप एक काम करिए, कल आके इस एसी को निकाल दीजिए और एक नया एसी फिट कर दीजिए। जी सर। ये सब पागल लोग हैं, एसी से बर्फ टपक रही थी, बुढ़ापे का असर है और कुछ नहीं। माँ, आप आराम कर लीजिए और एसी मत चलाइएगा, फैन चला लीजिए। बिल्कुल नहीं बदला मेरा दोस्त, आज भी अपने परिवार का कितना ख्याल रखता है। माधव कितना ख्याल रखता है अपनी माँ का। वैसे दिल तो हमेशा से बहुत बड़ा है मेरे माधव का, पर पता नहीं मुझे कब माफ करेगा। नहीं, चित्रा का अस्थि कलश गिरा दिया, ठीक से विसर्जन भी नहीं कर पाया मैं। तुम अपनी अकल गांव में छोड़ के आई हो या अभी भी बचपन में जी रही हो? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और कब तक ऐसे दुखी रहेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। दादी, वैदेही मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, मेरे बारे में सोच रही थी? कुछ भी। हाँ, एक बार भी आपने सुबह से फोन किया है मुझे? एक मैं हूँ यहाँ पे जो हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती है, गांव वालों के बारे में सोचती रहती है। ये सोचती रहती हूँ कि पता नहीं आप कैसे रहती होंगी, गांव वाले कैसे रहते होंगे। हो गए मेरे बच्चे के सवाल खत्म। अब तू बता, तू कैसी है? और माधव वो कैसा है? उसके साथ बात हुई तेरी? अरे तुझे एक बात बतानी तो भूल ही गई। पता है तुझे, रूपा और जनक में जोर की लड़ाई हो गई। फिर रूपा ने जनक की पसंदीदा मिठाई हलवा बनाया। जैसे ही जनक ने हलवा खाया, न उसका मुंह रुका, न उसके चेहरे की खुशी। और कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जिसे जो मिठाई पसंद है वो उसे मिल जाए तो कोई क्यों नाराज रह जाएगा। अरे वाह दादी, ये तो सही है। अब मैं भी माधव को मनाने के लिए हलवा बनाऊंगी। उसे बचपन से हलवा बहुत पसंद है। समझ गई, तेरे और माधव के बीच में कुछ अनबन हो गई। तो बचपन से ही ऐसी है, कभी तेरी परेशानी तो अपनी दादी को नहीं बताएगी, लेकिन तेरी दादी जो है, तेरी आवाज से तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी, तेरी परेशानी सब कुछ समझ लेती है। क्या यार, ये सब काम तुम रसोई में नहीं कर सकती थी? ये हलवे में डालना है ना। और लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन, तुमसे ज्यादा तेज तो मैं हूँ। अगर रसोई में बनाऊंगी तो गैस पे बनाना पड़ेगा, लेकिन चूल्हे का तो स्वाद ही अलग होता है ना। अब देखना, मेरे हाथ का बना हलवा खाकर ना माधव कैसे जल्दी से खुश हो जाएगा। बचपन में तो पूरी कटोरी चट कर जाता था और मेरा भी छीन के खा जाता था। तेरे पे ना काला रंग बहुत सही लगता है। तू ना पूरा बंदरिया लग रही है, लंगूर बंदरिया। तू लंगूर और अपना माधव अंगूर। तब तो वही वाली बात हो गई ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो एक बार तू बोल दे। अच्छा बेटा, लालटेन को घूर रही है। तू अपना सूजा हुआ मुंह लेके सूजी का हलवा बना, मैं चला। पता नहीं क्या बनाएगी तू। अरे बाप रे, बच गई वैदेही। ये चूल्हा जलाना कितना मुश्किल काम है। दादी होती ना तो भगा दिया होता मुझे अब तक। चल बेटा, अब जैसे जैसे दादी ने सिखाया वैसे वैसे हलवा बना। स्वाद से पहले खुशबू से ही भागा चलाएगा माधव।
खुशबू से ही भागा चलाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? कहां खोई हुई थी? और ये हंस कर रही हो तुम? जल जाती तुम। अरे बोलो कि क्या कर रही थी? मर सकती थी तुम, पता है? दिमाग कर रहे थे तुम्हारा। कब से आई हो कोई ना कोई प्रॉब्लम किए जा रही हो। मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैंने तेरे लिए हलवा बनाया था दोस्त, तुझे बचपन से कितना पसंद है। और तू मुझसे गुस्सा था ना, इसलिए सोचा पहले की तरह हलवा बनाकर तेरा गुस्सा शांत कर देती हूँ। पहले की तरह हर चीज पहले की तरह से जोड़ना छोड़ दो और आज में जियो। और अगर फिर भी अपने बचपन में जीना चाहती हो तो मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहो। टाइम एंटरटेनमेंट होगा। हरकत तो देखो इसकी, दिमाग तो है ही नहीं। एक काम करते हैं, इसी ना घर की नौकरानी बना लेते हैं। वैसे भी घर में एक 24 घंटे वाली नौकरानी चाहिए, जो मर्जी चाहे करा लो। हाँ अच्छा है, वरना सासू माँ पूरा टाइम मुझसे ही काम कराती है। हाँ हलवा तो खाया नहीं और ज्यादा गुस्सा होकर चला गया। कैसे मनाऊं इससे समझ ही नहीं आ रहा है, और मैं इसे दुखी देख भी नहीं सकती। 2 दिन हो गए यहाँ आए हुए और 2 दिन में 4 बार चिल्ला चुका है मुझ पर। मन तो कर रहा है कि वापस चली जाऊं, लेकिन तुझे दुखी देखकर जा भी नहीं सकती। ठीक है, नहीं रहना तुझे बचपन की तरह मत रह, लेकिन मुझे तो मेरा बचपन वाला माधव ही चाहिए। बेचारी वैदेही, क्या कुछ सहना पड़ रहा है उसे इस घर में। तुझे मैं बचपन वाला माधव बना के रहूंगी दोस्त, जो हंसता था, मुस्कुराता था, गुस्सा करता था पर मान जाता था, जिसके लिए मैं पूरे गांव से लड़ जाती थी और सबसे यही कहती थी, किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब, मुझको दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। धूप में तप रहा होगा बेचारा माधव। मम्मी मैंने वो एसी वाले को, वाह क्या बात है मम्मी, आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए हो। इतना सज के कहीं जा रहे हो क्या? ठीक है जो भी है मम्मी, अब लग बड़ी सुंदर रही हो। आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? जिस काम के लिए आई अंदर, उस काम की बात कर, बेकार में अपना दिमाग मत चला। अच्छा ये बता, माधव छत पे है ना? हाँ मम्मी, वो छत पर है, पर वो ना, अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में?
कर रहे हो माधव? पोछा पोछा, पसीना पोछा। ऐसे धूप में खड़े रहने से ना सिर्फ तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बल्कि अपनी माँ को भी दे रहे हो। कष्ट उठाने में कोई गलती नहीं है बेटा, अगर वो दूसरों के लिए की जाए, पर ऐसे दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देने से ना गलती ठीक होती है ना गलती करने वाला। अब दादी से ही पूछती हूँ कैसे मनाऊं माधव को। तो ये दादी भी ना जरूर अंदर वाले कमरे में फोन रखा हो, इसीलिए नहीं उठा रही है। क्या करूं? मैंने कभी स्कूल में परीक्षा देते हुए नहीं सोचा था जितना अब सोचना पड़ रहा है कि माधव को ठीक करना मैथ के सवाल हल करने से भी ज्यादा कठिन है।